Hello everyone, welcome back to Geography Guru channel. This is our second episode of class 10th Geography chapter number 7 Lifelines of Indian Economy. भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अभी तक इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया परिवहन के साधन क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण बहुत सामान्य सा था। उसके बाद हमने सड़क परिवहन की बात की। सड़कें क्यों रेल परिवहन से बहुत महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण इनको समझा जाता है। सड़कों को किस आधार पर हम अलग वर्गों में क्लासीफाई कर सकते हैं और सड़क परिवहन की समस्याएं क्या है, ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। अभी जो आज का सेशन रहेगा ये भी हम स्थल परिवहन की बात करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं रेल परिवहन और पाइपलाइंस की। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं रेल परिवहन के साथ। ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा, बहुत अच्छा सफ़र होता है, बहुत मज़ेदार होता है। सफ़र भी ऐसे नहीं लगता कि हम सफ़र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होता है कि हम पिकनिक के ऊपर हैं। रेल परिवहन, सबसे पहले हम बात करेंगे रेल परिवहन है उसके गुण क्या है, उसका महत्व इम्पोर्टेंस क्या है। रेल परिवहन दैनिक आवागमन के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय परिवहन का साधन है। जहां पर रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है, लोग प्रेफरेंस करते हैं, जो काम धंधा करते हैं, जॉब करते हैं, वो प्रेफरेंस देते हैं रेल परिवहन को। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय परिवहन का साधन है। दूसरा, ये सस्ता परिवहन का साधन है अपेक्षाकृत। अगर हम कंपेयर करें हम सड़क परिवहन से तो उसका लगभग 1/3 होता है। तो सस्ता परिवहन का साधन है, लंबी दूरी के लिए अधिक आरामदायक है। आप रोडवेज में सफ़र करते हो, बस के द्वारा या गाड़ी के द्वारा सफ़र करते हो, आप या 2 या 3 घंटे का या 4 घंटे का सफ़र करते हो, बहुत टायर्डनेस हो जाती है, थकावट हो जाती है। ट्रेन में अगर आप 30 आवर्स का भी सफ़र कर रहे हो, आप यहाँ से दिल्ली से चल करके चेन्नई भी जा रहे हो, आपके पास 28 से 30 घंटे लगने हैं, तो भी आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आपने सफ़र किया है, ऐसे लगेगा आप घर पे ही बैठे हो। तो बहुत आरामदायक परिवहन का साधन होता है जब लंबी दूरी पे हमें सफ़र करना हो। यह लंबी दूरी तक भारी वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। भारी उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है रेल परिवहन को। जैसा हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बात की थी कि जो भारी उद्योग होते हैं उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रेल परिवहन होता है। चीनी उद्योग की हमने बात की थी, दिल्ली से हावड़ा तक जाते हैं, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक चीनी इंडस्ट्री है, शुगर मिल है। अब क्यों है? क्योंकि भारी वस्तुओं के लिए ये अपेक्षाकृत सस्ता परिवहन का साधन होता है और एक साथ काफ़ी अधिक मात्रा में भार में सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तो ये भी एक महत्व या गुण है रेल परिवहन का। खनन के लिए, जो खनन के क्षेत्र हैं, क्योंकि वो भारी पदार्थ होता है, कच्चा माल होता है, उसको पहुंचाना होता है या तो पोर्ट तक या फिर उद्योगों तक, तो उसमें भी प्रेफरेंस जो दी जाती है वो रेल परिवहन को दी जाती है। भारी उद्योगों के विकास का आधार है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो ये थे रेल परिवहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है या इसके गुण क्या है। अब हम बात करते हैं रेलवे ट्रैक की। रेलवे ट्रैक मतलब रेल की पटरियाँ। अब रेल की पटरियों में क्या बात करेंगे, रेल की पटरियाँ आपने देखी है, लेकिन रेल की पटरियाँ हैं वो एक बराबर नहीं होती। कभी नोटिस किया होगा आपने, इनमें अलग अलग प्रकार की होती है और ये अभी से नहीं, आज़ादी के समय से पहले से ऐसा है। अब हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि इनमें जो अंतर है उसको ख़त्म कर दिया जाए और कोशिश की जाए कि मैक्सिमम जो रेलवे ट्रैक हो वो एक ही प्रकार के हो। तो हमारे देश में 3 प्रकार के रेलवे ट्रैक होते हैं। पहला ब्रॉड गेज। जो ब्रॉड गेज है उसमें पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर से अधिक होती है, 1.676 मीटर होती है, 1.676 मीटर होती है। दूसरा जो पटरियाँ होती है वो मीटर गेज होती है। मीटर गेज में पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर होती है एग्जैक्ट। तीसरी जो रेलवे लाइन है या रेलवे ट्रैक है वो है नैरो गेज। इसमें पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर से कम होती है। ये 2 प्रकार की होती है। ज़्यादातर जो नैरो गेज है वो पहाड़ी इलाकों में होती है ताकि बैलेंस बना रहे। तो अभी सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से कार्य चल भी रहे हैं पिछले 20 ईयर से, कि इन पटरियों को ब्रॉड गेज में बदला जाए। पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बदलना संभव नहीं है वहाँ पर नैरो गेज रहेगी। क्योंकि इससे समस्या ये आती है कि मान लीजिए दिल्ली से कोई सामान आया जयपुर, और जयपुर से उसे कहीं और जाना है, किसी साइड में हनुमानगढ़ की तरफ जाना है, तो वहाँ पहले ब्रॉड गेज है और आगे मीटर गेज है। अब क्या होगा, उस सामान को अनलोड करना होगा उस ट्रेन से,
उसके बाद दोबारा से लोड करना होगा, तो इसमें समय की लागत अधिक होती है, धन की लागत अधिक होती है। तो इसलिए ऐसा कार्य किया जा रहा है कि यूनिफॉर्मिटी आए। तो ये था रेलवे ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं हमारे देश में। उसके बाद आता है कि हमारे यहाँ पर रेलवे परिवहन कहाँ पर खड़ा है, ये हम देखते हैं। 2004 के डेटा है यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में। उसके अनुसार हमारे यहाँ पर रेल जो मार्ग हैं उनकी लंबाई लगभग 63,000 किलोमीटर के आसपास है। 7,000 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं और लगभग 7800 के आसपास रेलवे इंजन, 5,000 के आसपास यात्री सेवा वाहन है, लगभग 4900 के आसपास 5,000 के आसपास कोच वाहन है और लगभग 2,28,000 के आसपास मालगाड़ियाँ हमारे रेलवे में शामिल है। हमारे रेलवे को कुल 16 जोन में डिवाइड किया गया है, क्योंकि काफ़ी विस्तारित है तो इसलिए संचालन बहुत आसानी से हो, इसलिए 16 जोन है वो बनाए गए हैं। आप जब भी टिकट लेते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है उत्तर रेलवे या उत्तर पश्चिमी रेलवे, तो इसका मतलब होता है ये रेलवे का जोन है। रेल परिवहन है उसका भी विकास, जैसे सड़क परिवहन है उसका विकास पूरे देश में एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में इसका घना जाल बिछा हुआ, कुछ राज्यों में कम है। ऐसे रेलवे का होता है, इसका भी वितरण असमान है और कई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं रेलवे के वितरण को, रेलवे ट्रैक के वितरण को। वो कारक उनमें से भूआकृतिक कारक है, जैसे पर्वतीय इलाका, मैदानी इलाका या मरुस्थलीय पठारी इलाका है। तो उनमें से जो मैदानी इलाका होता है, क्योंकि वो समतल होता है, वहाँ रेलवे लाइन बिछाना अधिक संभव होता है, तो ये कारक प्रभावित करता है। इसीलिए पूर्वोत्तर के राज्य हैं या पर्वतीय राज्य हैं, वहाँ पर रेलवे का अभाव पाया जाता है, उनका विकास नहीं हो पाया। दूसरा आर्थिक कारक भी है। आर्थिक कारक में आता है जहाँ पर उद्योगों का विकास अधिक हुआ या खनन अधिक होता है, वहाँ पर रेलवे आर्थिक तौर पर रेलवे लाइन का विकास करना महत्वपूर्ण होता है और लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल होता है, इसलिए वहाँ पर रेलवे लाइन का जाल अधिक मिलेगा। हम यूपी से आगे हम बिहार की बात करें, हम झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या हम साउथ इंडिया की बात करें, तो जहाँ जहाँ खनन कार्य किया जाता है वहाँ पर रेलवे का घना जाल बिछा हुआ है। दूसरा प्रशासकीय कारक भी रहे हैं। प्रशासकीय कारक की जैसे रेलवे का विकास है वो नई दिल्ली या उत्तर भारत में हुआ था, तो उस वक्त अंग्रेजों के समय में, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी उस वक्त उसको स्थानांतरित किया गया था, तो जो महत्वपूर्ण उनके प्रशासनिक केंद्र थे वहाँ पर रेलवे का विकास है वो अधिक हुआ। इसके अलावा जनसंख्या भी एक कारक होता है, जहाँ पर घनी जनसंख्या होती है वहाँ पर रेलवे का विकास अधिक होता है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल होता है। राजस्थान में रेलवे का इतना अधिक विकास नहीं हो पाया, इसका कारण वहाँ पर कम जनसंख्या है। तो ये कुछ कारक हैं, भूआकृतिक, आर्थिक, प्रशासकीय और जनसंख्या कारक हैं जो रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करते हैं। रेल परिवहन की समस्याओं की बात करते हैं। कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है रेल परिवहन के लिए। ये हालांकि सड़क परिवहन की समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि क्या समस्याएं। पहला, बहुत सी यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। काफ़ी सारे जहाँ पर रूटीन में अप डाउन करते हैं, कहीं पे आते या जाते हैं, जहाँ से रेलवे लाइन जाती है, तो वो बिना टिकट की यात्रा करते हैं। इससे करोड़ों का नुकसान होता है रेलवे को, तो एक बड़ी समस्या जिसका वो सामना करना पड़ रहा है उनको। दूसरा, रेल की संपत्ति की हानि या चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। रेलवे के ऊपर लिखा होता है रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। कुछ लोग उसको ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, पंखे को भी उखाड़ के ले जाते हैं। तो ऐसे जो चोरी की समस्या है या दरवाजे खिड़की है उनको तोड़ दिया जाता है, तो ये समस्या भी रेलवे के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है जिसका कोई समाधान नहीं हुआ है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं, इससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। अब इससे क्या हानि होती है? पहला, समय, और दूसरा ये होता है रेलवे जब ट्रेन को स्टार्ट किया जाता है पहली बार, वो चलती है स्टेशन से, तो 1 किलोमीटर तक चलने में जितना उसका खर्चा होता है, डीजल का खर्चा होता है या जो भी खर्चा होता है, वो 50 किलोमीटर के बराबर होता है। तो वो जब बार बार उसको रोका जाता है तो समय के साथ साथ धन की भी खपत होती है, इससे नुकसान होता है। रेलवे की पटरियों की विभिन्नता भी एक गंभीर समस्या हमारे देश में एक चुनौती बनी है। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग पटरियाँ होंगी तो लोडिंग अनलोडिंग बार बार करना पड़ेगा, समय की, धन की अधिक खपत होगी। तो ये रेलवे की समस्याएं हैं। इसके अलावा और समस्या भी ऐड कर सकते हैं। रेलवे के पुलों की समस्या, अधिकांश पुल है वो पुराने बने हुए हैं
और भीड़ भाड़ की समस्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है उस अनुपात में रेलवे का विकास नहीं हो पाया है। तो ये कुछ समस्याएं थी रेलवे से संबंधित। तो ये था हमारा रेलवे। या आप ट्रेन जा तो नहीं सकते लॉकडाउन में, लेकिन यहाँ से पिक्चर ज़रूर आपको दिखा सकता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइपलाइन। पाइपलाइन का यूँ तो हम उपयोग बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं, लेकिन पानी के लिए, जल परिवहन के लिए। अभी इसका कमर्शियल उपयोग है वो शुरू हो गया है। कमर्शियल उपयोग यानी कि व्यापारिक तौर पर शुरू हो गया है। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। जितने भी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं परिवहन के साधन, उनमें से सबसे नया कौन सा है? पाइपलाइन है। इसका उपयोग अब कच्चे तेल, पेट्रोल उत्पाद या तेल से बने प्राकृतिक पदार्थ, गैस से का जो इलाका है वहाँ से गैस शोधनशालाओं तक या उर्वरक कारखानों तक या बड़े बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुँचाने में किया जाता है। यानी इसमें कच्चे तेल का, खास तौर पे खनिज तेल जिसको आप पेट्रोलियम कह सकते हो, और प्राकृतिक गैस है, इनका परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन बिछाई होती है तो इनका परिवहन काफ़ी आसान हो गया है इसके द्वारा। अब कैसे आसान हो गए वो हम इसके पाइपलाइन के लाभ में करते हैं कि पाइपलाइन के क्या लाभ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाभ और हानि दोनों ही। पाइपलाइन को कठिन ऊबड़ खाबड़ भूभागों में पानी के नीचे कहीं भी बिछाया जा सकता है। यानी पानी के नीचे भी, सागर में है, महासागर में, वहाँ भी इसका बिछाया जा सकता है। नदियों के नीचे से भी इसको निकाला जा सकता है, ऊबड़ खाबड़ इलाका कैसा भी हो। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अन्य परिवहन के साधन हैं उनको जो बाधाएं आती है वो यहाँ पर नहीं होती है। दूसरा, इनके संचालन और रखरखाव का खर्चा कम होता है। एक बार आरंभिक लागत होगी, पाइपलाइन डाल दी, उसके बाद बस बहुत कम खर्चा होता है रखरखाव का। ये जलीय गैसीय पदार्थ है, उनके परिवहन का सबसे काफ़ी तेज़, सस्ता और पर्यावरण हितैषी साधन भी है। किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता और सस्ता भी होता है। प्रारंभिक लागत है, उसके बाद कोई लागत नहीं है। पाइपलाइन में ईंधन की बचत होती है, ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है, आंधी तूफान है, इसमें परिवहन लगातार कंटिन्यूस होगा। इसमें पदार्थों की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहती है, हड़ताल इत्यादि का भी कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये गुण है इसके, यानी सस्ता परिवहन का साधन है, पर्यावरण के अनुकूल है, ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी इसको बिछाया जा सकता है, लगातार परिवहन होता रहता है, मौसम का कोई असर नहीं होता। तो ये गुण थे। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है? पहला तो ये कि इसमें कोई लोच नहीं होता। लोच कौन सा? यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसमें। एक बार हमने बिछा दी तो उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, उसकी कैपेबिलिटी को, क्षमता को, वो उतनी ही रहेगी। तो पहली समस्या तो ये है। दूसरा ये कि जो लॉस से संबंधित है कि इसको न घटाया जा सकता न ही बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ये कि इसमें रिसाव का पता लगाना एक बड़ी समस्या होती है। अगर कहीं पे गैस या लीक हो रहा है, पेट्रोलियम खनिज तेल लीक हो रहा है, तो उसका पता लगाना बड़ी चुनौती होती है। दूसरा, अगर हमने पता लगा लिया या कहीं पे पाइपलाइन फट गई तो उसकी मरम्मत करना भी एक बड़ी चुनौती होती है, काफ़ी कठिन होता है। कुछ इलाकों में इसकी सुरक्षा व्यवस्था करना भी काफ़ी कठिन होता है। भीड़ भाड़ के इलाकों में जहाँ से गुजरती है वहाँ पर चोरी की संभावनाएं अधिक रहती है। तो ये भी एक समस्या है इसकी। तो ये थी इसके लाभ और गुण। फिर भी बहुत महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, कुछ कमियां ज़रूर है। अब हम बात करते हैं देश के महत्वपूर्ण पाइपलाइन कौन सी है। 3 महत्वपूर्ण पाइपलाइन है हमारे देश में। पहला जो पाइपलाइन है वो ऊपरी असम से आती है। वहाँ के तेल क्षेत्र, जैसे आपने पिछले चैप्टर में हमने बात की थी खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में, 5th चैप्टर में हमने बात की थी, सबसे पुराना जो तेल उत्पादक राज्य है वो असम है। टिकबोई से शुरुआत हुई थी, टिकबोई, नहरकटिया, वहाँ से ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक ये पाइपलाइन आती है, पहली महत्वपूर्ण पाइपलाइन। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद से होकर के हल्दिया तक भी जाती है। यानी यहाँ से दो, एक तो गुवाहाटी से कानपुर और दूसरी गुवाहाटी से हल्दिया तक जाती है, हल्दिया बंदरगाह तक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। दूसरी जो पाइपलाइन है वो गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते जालंधर तक जाती है। सलाया से जालंधर यहाँ तक जाती है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। तीसरी महत्वपूर्ण पाइपलाइन है वो है HVJ,
HVJ पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। ये गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से जोड़ती है, मध्य प्रदेश में विजयपुर से होकर के गुजरती है, इसलिए इसे HVJ पाइपलाइन भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास है। तो ये देश की एक अन्य महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने बात की रेल परिवहन की और हमने बात की पाइपलाइन की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।